नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और भारत की विदेश नीति मामले में जब यह माना जाता है कि भारत में विदेश नीति पर सरकार और विपक्ष एकमत होते हैं। इस मामले पर देश में कोई विवाद नहीं होता, पर कांग्रेस के रुख से यह परंपरा टूट गई है। भारत जहां खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहा है, यानी कि भारत की सरकार, तो वहीं कांग्रेस फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आई है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में भारत की सियासत दो भागों में बंट गई है। बीजेपी जहां खुलकर इजरायल का साथ दे रही है, तो वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हुए फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस हमास और इजरायल युद्ध में किसके साथ हैं। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं इस मुद्दे पर भारत में सियासत बढ़ गई है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को लुभाने के लिए ऐसा स्टैंड लिया जा रहा है, जिससे भारत में मुसलमान कट्टरपन को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने सरकार के रुख से अलग फिलिस्तीनी का समर्थन किया है। पीएम मोदी की सरकार ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया, तो वहीं कांग्रेस अब फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के इस रुख के बाद भारत में अब सियासी जंग छिड़ गई है। इजराइल और हमास की लड़ाई ने देश में बीजेपी बनाम कांग्रेस का रुख ले लिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हमास के हमले की निंदा भी की है। इसके साथ पार्टी नेताओं ने फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकार की बात भी की। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि वे फिलिस्तीनी नागरिकों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रुख याद दिला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी ने कई मौकों पर फिलिस्तीनी नागरिकों के हितों का समर्थन किया था। तो वहीं विदेश मामलों की जानकार इजराइल हमास युद्ध में मोदी सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। विदेश मामलों की जानकार का कहना है कि मोदी सरकार का फैसला आज की वास्तविकता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अगर कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद नहीं की होती, तो आज परिस्थितियां कुछ और होती। कई जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी के बयान दिखाते हैं कि भारत और इजराइल कितने करीब आ गए हैं। एक वक्त था जब भारत इजराइल से दूरी बनाकर रखता था। 1948 में बने इजराइल से भारत ने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। इजराइल और हमास की लड़ाई में अतीत से हटकर स्टैंड लेना पीएम मोदी की मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व वाली छवि को और मजबूत करने की रणनीति है। तो वहीं कांग्रेस का स्टैंड परंपरावादी से भरा हुआ है। फिलिस्तीनी का मुद्दा अल्पसंख्यक भावनाओं से जुड़ा मसला है और बीजेपी के स्टैंड ने कांग्रेस को फंसा दिया है। जातिगत जनगणना के विपक्षी जाल में फंसी बीजेपी को इसमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच मजबूत करने का अवसर नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस को विदेश नीति पर मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको इस पूरी घटना को समझाते हैं। हमास इजराइल युद्ध में बीजेपी कांग्रेस किसके साथ? इजराइल हमास जंग में बंट गई है सियासत। सरकार युद्ध में इजराइल का समर्थन कर रही है।
भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। मुश्किल समय में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। पार्टी फिलिस्तीन नागरिक अधिकारों के साथ खड़ी है, यह कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस पिछली सरकारों के रुख की याद भी दिला रही है। फिलिस्तीन नागरिकों के स्वशासन को देते हैं समर्थन, यह कांग्रेस का कहना है। फिलिस्तीन नागरिकों को आत्मसम्मान का अधिकार है, कांग्रेस इस बात को कहती है। इजराइल हमास जंग में यह सियासत बट गई है। अब इसीलिए हम आज इस मुद्दे पर यह चर्चा करेंगे कि आखिर विदेश नीति पर, विदेश रणनीति पर आखिर भारत की यह सियासत बट क्यों गई है। क्या इसके बटने के पीछे राजनीतिक कारण है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव। फिलिस्तीन का समर्थन करने से कांग्रेस आखिर क्या जताना चाहती है और इजराइल का समर्थन करके आखिर क्या बीजेपी भी अपने किसी मुद्दे को साधना चाहती है। सवाल इसी के साथ में यह भी उठता है कि आखिर हिंदुस्तान फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में दो हिस्सों में कैसे बंटता चला गया और आखिर क्यों बंट गया है। इसके पीछे के कारण क्या विदेशी रणनीति से ज्यादा अपने देश की राजनीति हो गई है और क्या इसीलिए इस तरह की स्थितियां हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और पीएस निगम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। स्वागत है आप तीनों का एमपी नेटवर्क पर। अमित जी, सवाल आपसे कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है इसमें देश की सियासत आखिर क्यों बढ़ती चली जा रही है और सियासत के साथ साथ देश के लोगों का रुख भी आखिर दो तरफ क्यों है। जी राणा साहब, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो देश की विदेश नीति है वो स्थिति और कालखंड के हिसाब से बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि जो हमारा स्टैंड 10 साल पहले हो या 20 साल पहले था वो आज भी हो या उस पर आज भी काम किया जाए। तो स्थिति और कालखंड के हिसाब से जो आज पूरे विश्व में एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए विदेश नीति बदलती रहती है। दूसरी बात, आप देखिए, आपने अपने इसमें कहा कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो फिलिस्तीन के नागरिकों के हितों की बात कर रही है। पहली बात ये हमें समझने की जरूरत है कि जो युद्ध हो रहा है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में नहीं हो रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है वो हमास और इजराइल के बीच में है। पर मेरा यहाँ ये कहना है कि किस तरीके से फिलिस्तीन के नागरिकों का हित कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, वहीं इस देश में रहते हुए कश्मीरी हिंदुओं का हित नजर नहीं आता। इस देश में रहते हुए राजस्थान में कन्हैया लाल को का गला रेत दिया जाता है, उसके हितों को नहीं ध्यान में आता है कांग्रेस को। तो किस तरीके से एक मुद्दे को ध्रुवीकरण की जो कांग्रेस की राजनीति रही है उसके तहत आने वाले जो पांच राज्यों में जो विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं उसके तहत ये रणनीति है। एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। एक राजनीति का इतना निम्न स्तर गिर जाएगा कि एक विदेश नीति पे जहां के कि विश्व के सामने भारत को एक होकर दिखना चाहिए। और पिछले जो कई ऐसे घटनाएं रही हैं कि जहां पर विश्व के पटल पे। जी, मेरा सवाल इसमें यह है, वैसे ये सवाल मेरा खुद का भी था लेकिन अभी आपने खुद ही क्लियर कर दिया कि युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, इजराइल और हमास के बीच है। तो अब हमास और इजराइल के अगर बीच में है तो क्या आप फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते हैं? जी, प्रधानमंत्री जी ने उसका विरोध कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने टेररिज्म के हर रूप की निंदा करने की बात की और वो हर मंच वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बात अभी हुई है या प्रधानमंत्री ने जिसका विरोध जताया है वो हमास का जताया है। हमास ये आतंकवादी संगठन है, तो फिर जो फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन क्या करती है बीजेपी या नहीं? जिस तरीके से इजराइल के लोग मारे गए हैं, फिलिस्तीन के लोग मारे नहीं गए हैं। वहां पे मारा कौन जा रहा है? हमास के जो आतंकवादी है वो मारे जा रहे हैं। चलिए, तो मैं आपसे इस सवाल पर नागरिकों के मैं क्योंकि चर्चा में सबको शामिल कर लूं उसके बाद फिर आपसे इसी पर सवाल करूंगा। हाँ, संदीप त्रिपाठी जी, आखिर
जब देश की सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है और विरोध में वो हमास के है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, फिर आप उसमें बीच में फिलिस्तीन क्यों ला रहे हैं संदीप जी? अगर मैं आपको भगीरथ की बजाय गंगा जी कहूं तो मतलब तो एक ही होना चाहिए। दोबारा से बताइए, आपकी आवाज कट गई थी। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ भगीरथ की जगह पे अगर मैं आपको गंगा कहूं, गंगा साहू, तो मतलब तो एक ही होगा सर ना। लेकिन फिर गंगा आपने नाम क्यों नहीं रखा? तो वैसे ही एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं। बहुत सारे आतंकवादी संगठनों में जो है आरएसएस के लोग भले जाकर वेद प्रकाश वैदिक जैसे पत्रकार जाकर मिलके आते हैं, इंटरव्यू करके आते हैं। आरएसएस वालों का संबंध तो मान लीजिए है, मानता हूं, लेकिन भारत की सरकार कभी किसी आतंकवादी से मिलने नहीं जाती है। पाकिस्तान के मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री से तो मिलते हैं ना। वो ये मानते हैं कि आतंकवादी संगठन अलग है और देश अलग है। हाँ। लेकिन यहाँ पर इतना दोहरा मापदंड, इतना दोहरा चरित्र, हमारे यहाँ इसको कहते हैं सर गांव में दुगलई, दोगलापन। इतना मेरा सवाल आपसे इसीलिए ये था संदीप जी। हाँ संदीप जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था इसीलिए ये कि आप फिलिस्तीन का ही समर्थन कर रहे हैं या हमास का समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन के बहाने? नहीं तो अगर अभी तो आपने हमारा जो अभी जो है CWC का जो हमने पास किया है रेजोल्यूशन, वो आपने पढ़कर सुनाया ना। उसमें कहीं हमास का जिक्र है कि हमास का कभी हमने समर्थन नहीं किया। और हमास के बारे में जानकारी और दे दूं, हमास वो संगठन है जिसको इजराइल खूब खिला पिला कर यासिर अराफात के खिलाफ इस्तेमाल किया है, PLO के खिलाफ इस्तेमाल किया है। आज वही वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन को कभी अमेरिका रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। पहले इन्होंने यासिर अराफात के खिलाफ उस संगठन का इस्तेमाल किया, उसके बाद आज वही संगठन इनके नाक में जब दम कर रहा है तो आप जो है फिलिस्तीन के आम नागरिकों को मारिएगा, आम बच्चों को मारिएगा। आप में क्षमता है तो जाइए हमास को खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर आप जैसे बताइए पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन आकर हमारे यहाँ पर कोई घटना करता है तो क्या हम पाकिस्तान के आम नागरिकों को मारने जाते हैं क्या? पहला पॉइंट। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि फिलिस्तीन के साथ हम क्यों खड़े हैं? फिलिस्तीन के साथ हम सर इसलिए खड़े हैं कि जैसे पाकिस्तान ने हमारी जमीन अधिकृत कर ली है, छीन ली है, या जो है जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अपनी जमीन के लिए आज भी लड़ रहे हैं ना, आज भी आवाज उठाते हैं ना। तो क्या पाकिस्तान आज जायज हो गया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि किसी तरीके से युद्ध के माध्यम से अधिकृत की गई जमीन का उपभोग अगर कोई देश करता है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो भैया बता दीजिए परिस्थिति कौन सी चेंज हो गई? वही ना कि जासूसी का जो है, इसलिए कि जासूसी तो आपका पहले का पैसा है। जासूसी वाले आपको उपकरण मिलने लगे, भाजपा जासूसी कराने लगी है नेताओं के। और बाकी इजराइल है क्या? अगर इजराइल इतना क्षमतावान होता तो उसके यहाँ जो है आकर 5-5 हजार। और एक बात समझिए राणा साहब, इजराइल ने हमें बेचा एक टेक्नोलॉजी की, जो है कोई मिसाइल हमारे यहाँ आएगी तो जो है वो पहले हवा में जाकर उसको मार देगी। अब अपने यहाँ 5000 मिसाइल ढक गई। समझिए ये जो कॉकस था, वो कॉकस जिस तरीके से इजराइल 98 लाख लोगों की आबादी, जिस तरीके से हमको वो जो है, एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के जो है, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसता है, वो चीन के साथ खड़ा होता है, इसलिए को दिखाता है कि हम दादा हैं। नहीं तो हम दादा, हमने उसको कभी नहीं माना। हाँ। और फिलिस्तीन के साथ हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि उसी तरीके की परिस्थिति कहीं ना कहीं भारत की भी है। भारत की एक देश के साथ है। अगर हम वहां नहीं खड़े होंगे तो आप कहीं समर्थन मांगने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए VS निगम साहब, मैं आपसे क्लियर कर लेना चाहता हूं। देखिए, हमास ने जो हमला किया उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, या जिस तरह की बर्बरता हो रही है इजराइल में उसको भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस बात से नहीं इनकारा जा सकता है कि लगातार इजराइल फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा करता चला जा रहा है, और कब्जा करते करते 80 से 85% उसने अपने हिस्से में ले ली, केवल 20% बची है फिलिस्तीन के पास। तो ऐसे में भारत को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए या इजराइल के साथ? हमास के साथ कोई नहीं है। देखिए, जो विदेश नीति होती है दरअसल में, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि वे समय
और काल के हिसाब से होती है राणा जी। क्योंकि जब एक समय था जब यासर अराफात के लिए हम लाल कारपेट बिछाया करते थे। अमेरिका ने बार बार कहा कि यासर अराफात से कि आप ये स्वीकार कर लीजिएगा कि आप हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन यासर अराफात ने अपने जीवन काल में कभी ये स्वीकार नहीं किया कि हम आजादी की लड़ाई के लिए हम हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसका हथियारों का प्रयोग करेंगे। इसी नाते अमेरिका उसके खिलाफ रहा। देखिए, हमने फलस्तीन का समर्थन मात्र इसलिए किया कि वह एक राष्ट्र था, उभरता हुआ राष्ट्र बनना चाह रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ना चाह रहा था, और हम उसके साथ थे। यासर अराफात को जब भी जरूरत पड़ती पैसे की, संसाधनों की, वो वहां से हवाई जहाज पकड़ते और चले आते, और हम उन्हें हवाई जहाज भर के भेजा करते थे। लेकिन अब जो समय है वो अराफात का समय नहीं है। अब हमास जो उस समय अपने बिगिनिंग में था, अब हमास एक आतंकवादी संगठन बन चुका है। और जो जानकारी है उसके हिसाब से इन्होंने तो ISIS का जो झंडा था उसका भी प्रयोग किया, बच्चों तक के गर्दन काटे, ठीक है, महिलाओं तक को रेप किया, ह्यूमन शील्ड बनाया, और अभी भी उसी आतंकवादी कार्रवाई को अंदर कर रहे हैं। अब रहा आपका जो मूल प्रश्न है कि हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। भारत इस द्वंद्व में है। हम पहले से समर्थन करते आए हैं फलस्तीन का, हमास का हमने कभी समर्थन नहीं किया, उसका होना भी नहीं चाहिए। अब क्योंकि आतंकवाद का मामला है, हाँ, और हमने अभी G20 में इसको एक बहुत बड़े रूप में माना था कि भाई आतंकवाद को हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ, हमास के खिलाफ खड़ा होना हमारी जरूरत है। अगर हम आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का समर्थन मांगते हैं तो इस वक्त हमें हमास का विरोध करना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं ये सवाल आपसे नहीं ले सकते। मैं इसलिए आपसे ये सवाल समझना चाहता हूँ, समर्थन हमारा करो। हाँ, मैं आपसे इस बात को इसलिए समझना चाहता हूँ कि आखिर हमास का हम विरोध कर रहे हैं और हमास का साथ किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से हमास की जमीन पर कब्जा किया, क्या उसको हम समर्थन देकर जायज ठहरा तो नहीं रहे हैं? क्या मैं काउंटर प्रश्न करता हूं, हाँ। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा धर्म है यहूदियों के अलावा जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा अत्याचार सहे हो? क्या इन लोगों को अपने किसी एक देश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या दुनिया नहीं जानती कि जर्मन ने क्या किया था? कंसंट्रेशन कैंप बना करके यहूदियों को नंगा करके, उनके महिलाओं को नंगा करके, बच्चों तक को नहीं छोड़ा था, अत्याचार इन लोगों ने सहे हैं। निगम साहब, मैं इसमें आपसे इस चीज को जानना चाहता हूं। ये आपसे मेरा कोई काउंटर सवाल नहीं था, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहीं हमारा समर्थन उसको जायज तो नहीं ठहरा रहा है? नहीं, हमारा कोई समर्थन जायज नहीं ठहरा रहा। हम कभी भी इसका स्वीकार नहीं करेंगे। हम दुनिया में आतंकवाद को हमने झेल भी रहे हैं, हमारा बहुत धन, तन और धन लग रहा है, हमारे इतने सैनिक मारे जा रहे हैं आतंकवाद के कारण। इसलिए हम आतंकवाद के ऊपर दुनिया का समर्थन मांग रहे हैं, तो हम आतंकवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक। अमित जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, त्रिपाठी जी आपके पास लौटूंगा अमित के बाद। अमित जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि हम हमास के विरोध में हैं या फिलिस्तीन के विरोध में हैं? जी बिल्कुल राणा साहब, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब 48 में इजराइल की स्थापना हुई, वो जगह इंटरनेशनल यूएन ने जब वो जगह इजराइल को दिया, तो वो इजराइल को मुफ्त में नहीं दिया था। वहां के रहने वाले इजरायलियों ने वहां पे जगह खरीदा है, बाकायदा फिलिस्तीन को पैसे देकर वो जगह खरीदा है। निगम साहब, मेरी अगर कोई गलती होगी तो उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जानकार व्यक्ति हैं और एक्सपीरियंस हैं। तो उस जगह को खरीदा था, उसके बाद वहां पे उन्होंने वो जगह खरीद के वहां पे अपना स्थायित्व बनाया। उसके बाद 1950 में जब आज संदीप त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि वो फिलिस्तीन का साथ देते हैं, तो 1950 में तो भारत की सरकार ने मान्यता दी थी इजराइल को। तो उस समय वो किसके पक्ष में थे? फिलिस्तीन के पक्ष में थे या इजराइल के पक्ष में थे? ये स्पष्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। पर फिर भी मैं अपने उसी बात पर आता हूं कि जो विदेश नीति है वो कालखंड और स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। दूसरी बात, इन्होंने संदीप जी का ये सवाल था कि आखिर कौन सी स्थितियां बदली या कौन सी ऐसी परिस्थितियां बदली कि हमारी रणनीतियां बदल गई हैं, वो आपसे ये जानना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, आज जिस स्थिरता के माहौल में पूरा विश्व है
और उस अस्थिरता के माहौल में जिस हिसाब से हमारे राजनीतिक संबंध, जो व्यवसायिक संबंध, राजनीतिक संबंध, जितने भी आपका विदेशी संपर्क जिस हिसाब से इजराइल के साथ बढ़ा है, वो निश्चित तौर पे इजराइल का समर्थन करने के लिए हमें वो करता है। लेकिन आप देखिए, इन्होंने बात करी कि पाकिस्तान के अगर उग्रवादी संगठन हमला करते हैं तो हम पाकिस्तान पे तो हमला नहीं करते, लेकिन इन्हीं के नेता मणिशंकर अय्यर उन्हीं आतंकवादियों के साथ बैठकर, आपके टीवी चैनल्स पे ये दिखाया गया था कि उन्हीं आतंकवादियों के साथ बैठकर ये कहते हैं कि मोदी सरकार को हटाने के लिए हमें आपकी समर्थन की जरूरत है। ये गलत है, सही है, आपकी रिसर्च की टीम है, आप कर सकते हैं राणा साहब। तो किस हिसाब से एक आप देखिए कि युद्ध इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, लेकिन वहां के नागरिक हितों की बात कैसे कश्मीरी पंडितों के हितों की बात के ऊपर भारी पड़ जाती है, कैसे कन्हैया लाल के हितों के ऊपर भारी पड़ जाती है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को एक देश का जो चुनी हुई सरकार है उसका तो स्टैंड समझ में आता है, लेकिन एक देश की पार्टी को कैसे उसका रुख बदल। मैंने आपको दो चीज यहाँ पे गिनाना चाहता हूँ किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चाइना का पपेट बनी हुई है, चाइना के एजेंट बनकर काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 इवेंट हुए, बड़े इवेंट। पहला, तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती कांग्रेस को? अमित जी, अगर आपको पता है कि एजेंट बन गए हैं तो बैन क्यों नहीं कर देती सरकार? बता रहे हैं, उसी चीज पे आ रहे हैं, ये खुद ही अपना खुलासा करेंगे। जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उस पर चाइना का कोई स्टैंड नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन यहां पे चाइना फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, इसीलिए कांग्रेस आज फिलिस्तीन के समर्थन में ये रेजोल्यूशन लेकर आई है। वरना ये तो कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए इस देश में, कहते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें ये कहते हैं, किसी भी एक मुद्दा पर इनका कोई रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी से या घमंडिया गठबंधन की किसी भी वर्किंग कमेटी की बैठक से निकल कर आया नहीं आया। अमित जी, मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल तो बड़ा सीधा था। एक तो मेरा सवाल आपने अपनी बातों से वही पैदा कर दिया कि अगर ये एजेंट हैं चीन के और ये सरकार को पता है, आपको पता है, तो बैन क्यों नहीं करवा देते आप कांग्रेस को? ये तो फिर देशद्रोही है। तो देशद्रोही के साथ आप उन्हें विपक्ष की पार्टी कैसे मान सकते हैं? ये तो बैन हो जानी चाहिए पीएफआई की तरह। जो एक पहली बार अगर किसी पार्टी ने, किसी राजनयिक पार्टी ने अगर चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, सरकार बैन क्यों नहीं कर देती? इस बयानबाजी से बेहतर है कि आप बैन कर दें, इस बयानबाजी से बेहतर है कि आप बैन कर दें उसे। आप बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है अमित जी? जी बिल्कुल, ये बताएं ना कि वो क्या कारण था कि इन्होंने फंडिंग लिया राजीव गांधी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस ने गलत फंडिंग ली। वो क्या अमित जी आपके हिसाब से मैं मान रहा हूं, अमित जी आपके हिसाब से मैं मान रहा हूं कि उन्होंने गलत फंडिंग ली, तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती? वो क्या बताएं? सरकार जांच कराए, बैन कराए कांग्रेस को। जांच तो चल रही है, इनके तमाम नेता तो बेल पे भी बाहर हैं, हर एक मुद्दे पे जांच चल रही है। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल इसी में ये था, मेरा दूसरा सवाल इसमें बड़ा सीधा सा ये था, अमित जी मेरा इसमें दूसरा सवाल ये था कि क्या हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं या नहीं हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं या नहीं है। हम हमास के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ की बात कर रहा हूं। देखिए, जनता के हितों के साथ तो हम हमेशा से खड़े हैं। हाँ, हमने तो उसका कभी विरोध किया ही नहीं। हाँ। लेकिन आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन का साथ दिया, चलिए ठीक है, लेकिन वहां से अगर हमास के लिए भी एक संदेश जाता, अहिंसा परमो धर्मो का, कांग्रेस पार्टी गांधी की बात करती है, कांग्रेस पार्टी हमास के लिए कहती अहिंसा परमो धर्म। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का मार्ग दिखाया होता हमास को, वो कहती कि अगर इजराइल एक थप्पड़ मारता है तो हमास दूसरा गाल आगे करो। आप मेरे सवाल से हट गए अमित जी, आप मेरे सवाल से हट गए अमित जी, आप मेरे सवाल से हट गए। मेरा सवाल हमास को लेकर नहीं था। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यह मैं पहली बार से बोल रहा हूं जब मैंने डिबेट शुरू की। मेरा सवाल यह था कि हमास अलग है और फिलिस्तीन अलग है, क्या आप इसको मानते हैं या नहीं, या दोनों एक है? फिर मैं उसी आधार पर बात करूं आपसे। अमित जी, हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे एक हो सकता है? हाँ, तो अलग अलग है ना। तो अब मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि क्या हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ हैं या नहीं हैं? नागरिक हितों के साथ हम हमेशा खड़े हैं।
तो फिलिस्तीन के साथ हो गए, इजराइल के नागरिक भी हों, फिलिस्तीन के हाँ नागरिक बिल्कुल हों, नहीं किसी नहीं, के भी इजराइल का किसी भी समर्थन देश है के वो तो नागरिक खुले तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, मैं ये जानना बिल्कुल। चाहता हूं, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी है, ठीक है। संदीप जी, अब तो वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि नागरिक कहीं का भी हो, कोई भी हो, हम साथ हैं। तो आप फिलिस्तीन के लोगों का अगर समर्थन कर रहे हैं तो क्या इजराइल में जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरता हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी उसका भी समर्थन करती है? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, देखिए आप जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें स्पष्ट यही लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो, और हम ये चाहते हैं कि वहां पर शांति हो। आप समझिए, और हमारे जैसे हमने आतंकवाद में सर अपने इस देश ने नेता खोया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 बड़े नेताओं को खोया है सर। ये बताएंगे जो सब जो आतंकवादियों की दलाली करेंगे, आज तक एक चिड़िया इनके यहाँ से आतंकवादियों ने नहीं मारा, कैसे संबंध होंगे आप समझिए। और सर आपसे राणा साहब एक विनम्र निवेदन है, कुछ पढ़े लिखे लोगों को बैठाला करिए साथ साथ, गालीबाज लोगों को, बदतमीज लोगों को बैठालते तो हम लोग करते हैं तो बाद में पछतावा होता है, कैसे बदतमीज लोगों को जिसको कुछ पता नहीं है। संदीप जी निजी टिप्पणी नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए ना भैया, मैं इसी पर ये सवाल, मेरा बड़ा सीधा सवाल था। पार्टी के वर्किंग कमेटी से निकला हुआ रेजोल्यूशन है, वो पढ़ के आया कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। सर यही इनकी सलाह चलिए, ये हमारे असल बात ये है सर, ये लोग हमारे संगठन के अमित जी निजी टिप्पणी, अमित जी इस तरह की टिप्पणी नहीं चलेगी। अमित जी इस तरह की टिप्पणी नहीं चलेगी। मैंने आपकी बात पर भी टोका था, जब उन्होंने आप पर निजी टिप्पणी की मैंने तब भी टोका था। शब्दों की मर्यादा दोनों प्रवक्ताओं को रखनी पड़ेगी। नहीं राणा जी मैंने पहली बात तो पर्टिकुलर किसी को कहा नहीं, मैंने कहा पढ़े। अब देखिए यही बात है, अब अमित जी अपने आप अनपढ़ मान लिए, हम चौथी बात ज्यादा कहते हैं तो समझ लेते हैं मोदी जी, ये तो इनकी सोच है ना। हमने कहा सर हमारे साथ पढ़े लिखे लोगों को बैठाला करिए। अमित जी और संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। हाँ अमित जी और संदीप जी, अमित जी और संदीप जी एक एक करके बात करेंगे। राजनीतिक मंच मत बनाइए इसे। संदीप जी मेरा बड़ा सीधा सवाल ये था कि इजराइल में जो बर्बरता हो रही है, क्या हम उनके लिए सहानुभूति रखते हैं या नहीं, या हम सिर्फ फिलिस्तीन के नागरिकों की, तो सुन लीजिए, हाँ कांग्रेस सिर्फ फिलिस्तीन के नागरिकों के हितों की बात तो कर रही है, लेकिन जो बर्बरता इजराइल में है क्या उनके साथ भी जाकर खड़े होंगे? ठीक है सर, हम पढ़ के रेजोल्यूशन पढ़कर सुना दे रहे हैं। हाँ। हमने बिल्कुल उस बर्बरता की निंदा की है, हम किसी भी बर्बरता का समर्थन नहीं करते हैं। उस रेजोल्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब दोनों पक्ष की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की बात हो रही है। और फिलिस्तीन के समर्थन की बात जो मैंने मुद्दा बताया, उस मुद्दे के आधार पर बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, इनके पूर्व नेता थे। और रही बात अभी एक बात अभी आतंकवाद के समर्थन की बात, सर तालिबान तो आतंकवादी संगठन है। निगम जी, तालिबान आतंकवादी संगठन है, मानते हैं नहीं, या उसको भी भाजपा वाले गंगा स्नान करा दिए है ना आतंकवादी संगठन? ठीक है, अब सुनिएगा सर, इनकी दलाली में बता रहा हूं, सुनिएगा। 200 करोड़ रुपए नगद मदद, 1.6 मीट्रिक टन स्वास्थ्य सामग्री, 50,000 टन गेहूं। अरे यहाँ देश के लोग भूखे मर रहे हैं, दलालों, आतंकवादी के दलालों मर रहा भाई साहब। पार्टी के प्रवक्ता भूखे मर रहे होंगे, कोई भूखा नहीं मर रहा है। 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है देश में। 50,000 टन इस देश का गेहूं क्यों दिया तुमने आतंकवादी संगठन को? प्रवक्ता कल भी बेरोजगार था और आज भी बेरोजगार है। आज करते हो आतंकवाद की, जाकर मोदी जी बिरयानी खाएंगे, आज भी बेरोजगार है। बिरयानी खाएंगे दोनों। नहीं, इस तरह के शब्दों के साथ नहीं चल पाएगी डिबेट। इस तरह की मैंने मुद्दों की बात की, बिना मुद्दे के अंदर मेरी बात गलत निकल जाएगी, माफी मांग लो। आप बताइए मदद की या नहीं? ठीक है लौटता हूँ संदीप जी लौटता हूँ, बीएस साहब को ले लूंगा। हाँ संदीप जी, अमित जी, हाँ संदीप जी, अमित जी लौट रहा हूँ। बीएस साहब चाइना का झूठा प्रोपेगेंडा बैठ के फैला रहे हैं। बीएस साहब, झूठा प्रोपेगेंडा अमित जी दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। बीएस साहब मेरा सवाल यह है कि हमास का समर्थन नहीं किया जा सकता, फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात लगातार हो रही है,
लेकिन मेरा इसी में सवाल यह है कि हमास का बैक सपोर्ट किसका है? और जब इजराइल उस इलाके पर, गाजा पट्टी पर कब्जा इजराइल का था, तब हमास को कब्जा दिलाने में किसका योगदान रहा? और इजराइल को वहां से भगाने के लिए लगातार कौन वहां पर लड़ाइयां लड़ता रहा या कौन विरोध की आवाज उठाता रहा? तो फिर कैसे इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग करेंगे हम इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग करके नहीं देख सकते। सॉरी, हमास आतंकवादी संगठन, हाँ, तो हम उसको अलग करके नहीं देख सकते। कारण यह है कि गाजा पट्टी में जब इलेक्शन हुए थे तो वहां पर जीत किसने हासिल की थी? हमास ने। वो डेमोक्रेटिक तरीके से भी आए। तो ये एक बड़ा एक मिक्स रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब उसकी थोड़ी सी वैलिडिटी बन जाती है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से आया। लेकिन अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो हिंसा करती है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, जैसे आपने सही कहा है। ठीक है, उसके कारनामे ऐसे हो गए कि इजराइल के अंदर बच्चों का नरसंहार किया, उन्होंने ह्यूमन शील्ड बनाया। इसको तो कभी भी जायज नहीं ठहरा सकता कोई भी। बिल्कुल। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इन दोनों के हाथों में देश का भविष्य है, पार्टियों का। ये थोड़ा सा इन्होंने कह दिया संदीप जी ने कि पढ़े लिखे लोगों को बुलाया करो। मेरा अनुरोध है कि मैं पीएचडी डिलीट हूं, तो क्या ये पढ़े लिखों की कोई कम योग्यता होती है? आप ऐसी शब्दों का प्रयोग करने से बचें थोड़ा सा। आप ये ध्यान रखें, केवल राजनीतिक लोग आपके साथ नहीं होते, कुछ जो गैर राजनीतिक होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब रही बात उसकी, देखिए पूरे दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है इजराइल को लेकर। एक है जो ईरान ने आज अपील की है कि दुनिया भर के मुसलमानों एक हो जाओ, इजराइल का समर्थन करो। ये उनकी एक, उसका फिलिस्तीन का समर्थन करो, ये एक अपील की गई है। और इस तरह चारों तरफ से इजराइल को घेरा भी जा रहा है। इसके विपरीत जो शक्तिशाली देश हैं वो खड़े हो रहे हैं इजराइल के साथ, और भारत भी उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से एक है जी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित में हमारे बहुत सारे जो मिलिट्री अलायंसेस हैं वो उनके पास में हैं। आज अगर हम डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा श्रेय इजराइल को जाता है। इजराइल ने हमारी आर्थिक मदद भी की है, हमारी टेक्नोलॉजी की मदद की है, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में तो वो कर ही रहा है। तो हम सीधे सीधे उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अब रही बात फिलिस्तीन की, तो मानवीय आधार पर भारत किसी के साथ भी खड़ा होता है। हमारे तुर्की से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे कभी भी, लेकिन हम जब वहां पर भूकंप आया तो सबसे पहले मदद करने के लिए भारत पहुंचा। और अभी भी जब ये युद्ध बंद हो जाएगा, सबसे पहले जो हवाई जहाज जाएगा मानवीय सहायता लेकर के, वो भारत का होगा। ये भारत की नीति है, ये भारत की नीति पहले से रही है, कोई नई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर उस पीड़ित के साथ खड़े जाते हैं मुसीबत। बिल्कुल। अमित जी, अब जिस तरह से अभी बीएस साहब ने बताया कि ये आह्वान कर दिया गया कि सारे दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ और सब आकर फिलिस्तीन का साथ दो, तो क्या ये खुद में एक संकेत है कि दुनिया दो धड़ों में बट गई है और साथ ही हिंदू मुस्लिम वाला खेल भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा है? देखिए राणा साहब, जिस हिसाब से हमने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, वहां भी दुनिया दो हिस्सों में बटी, और आज भी जो इजराइल और हमास का जो लड़ाई चल रही है, इसमें भी दुनिया दो हिस्सों में बटेगी। और इसका मुख्य फायदा वो लोग उठाने की कोशिश करते हैं जो अपने निजी हितों को साधना चाहते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का अगर आज आप हाथ आतंकवादियों के साथ है तो वो किस लिए है? 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के एक विशेष समुदाय को साधने के लिए उन्होंने फिलिस्तीन के, उन्होंने कहीं भी उनको अगर खड़ा होना, अगर 1950 में उन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी उस समय की जो सरकार थी देश में, तो आज उनको इजराइल के साथ खड़े होने, आप नागरिक हितों के साथ खड़े हो। आपने हमास का कभी भी विरोध किया? इनके रेजोल्यूशन में क्या हमास का विरोध आया? नहीं आया। मैं तो कहा कि अगर इनके वर्किंग कमेटी से हमास के लिए भी एक संदेश जाता, आप नागरिक हितों के साथ तो खड़े हैं, लेकिन अगर आप हमास को भी संदेश देते कि अहिंसा परमो धर्म, आप हमास को भी संदेश देते जो गांधी जी ने मार्ग दिखाया था कि अगर इजराइल आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल आगे कीजिए, कभी तो इजराइल थकेगा ना। तो ये संदेश जो गांधी जी के मूल्यों को लेकर आगे चलने की बात करते हैं, वो अगर पार्टी ये संदेश अगर हमास को देती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन किस तरीके से
जिस एक चाइनीज प्रोपागेंडा के हिसाब से कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिस हिसाब से एक इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी चल रही है, उस हिसाब से इनका ये रवैया बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। संदीप जी, क्योंकि हमास को आप फिलिस्तीन से अलग कैसे देखेंगे जब इजराइल वहां पर विकास कर रहा था, जब उसके कब्जे में जमीन थी, जब वो वहां डेवलपमेंट की चीजें कर रहा था, उस समय पर उसी फिलिस्तीन के लोग लगातार, या गाजा पट्टी के लोग लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने ही हमास को वहां लाए, इजराइल को बाहर किया, तो फिर ये दोनों अलग अलग कैसे? नहीं, गलत बात कर रहे हैं। पहले इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जंग छेड़ी, पहले पढ़ लीजिए। नहीं, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जंग में नहीं गया था। मैं पूरा इतिहास खोल के पढ़ दे रहा हूँ। हाँ, आप पढ़ दीजिए। राजा, सुन लीजिए, चौथी पास राजा के चक्कर में मत पढ़िए। नहीं, चौथी, देखिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा। नहीं सर, इस देश में चौथी पास राजा है। अभी देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, जो पार्टी विपक्ष में है उससे ये कह रहे हैं कि आप विदेश मामलों पर एक देश सरकार की भांति राय रखिए। मतलब है ना सर बेशर्मी वाली बात। भारतीय जनता पार्टी, संदीप जी, मेरा सवाल तो बड़ा अलग है ना, मेरा सवाल बड़ा अलग है। मेरा सवाल सरकार की तरफ से नहीं है, मेरा सवाल मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं, क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि वहां इजराइल का कब्जा था, वहां इजराइल डेवलपमेंट कर रहा था और वहां विरोध हुआ, लड़ाइयां हुई और उसके बाद हमास का कब्जा वहां हुआ गाजा पट्टी पर? क्या आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं संदीप जी? सर, पहले मैं कह रहा हूं कि जो जमीन कब्जा की गई पहले हमास ने की। हमास ने जो है फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमास का इतिहास तो पढ़िए। आज आप ऐसे नई हाइपोथेटिकल चीजें लेके आ रहे हैं। आप पढ़ लीजिए ना, मैं तभी तो कह रहा हूं ना, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ लिया तो आप बता दिया स्थापना कब हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप अपने हिसाब से कहानी नहीं सुना सकते ना मुझे। 87 में हुई, 1987 में हुई, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिना पढ़े बोल रहा हूँ क्या सर? समझिए पहली बात, फिर पढ़ के बोल रहा हूँ, वैसे बैठता नहीं मैं डिबेट पे। हाँ, तो मैं भी पढ़कर ही बैठता हूँ। तो फिर और मैं पूछूंगा, संस्थापक सदस्यों का नाम बता दीजिए, उस समय कौन कौन से देश खड़े थे ये बता दीजिए। आप मुझे, मैंने जो सवाल किया, आप मेरे सवाल पर तो आइए ना, आप मेरे सवाल पर तो आइए। तो मैं बिल्कुल उसी सवाल पे हूँ सर। राणा साहब, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमास का इस्तेमाल पहले इजराइल ने किया। पहले हमास ने जो है इजराइल से नहीं लड़ाई लड़ी, पहले फिलिस्तीन से लड़ी। इसलिए कि यासिर अराफात एक मजबूत आदमी थे। उस समय यूएनओ से लेकर बहुत सारे देशों में उनके निजी संबंध थे। पहले उनको कमजोर किया हमास के माध्यम से इजराइल। और जैसे ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसामा बिन लादेन दुनिया जानती है कि अमेरिका ने पाला पोसा रसिया के खिलाफ। और दूसरी बात सर, अब मैं कंधार का जो आतंकवादी जिसको छोड़ा था इन्होंने, उसकी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के लोगों से बात करना बंद कर दिया? क्या बंद कर देते? मोदी जी काहे नहीं रेड कारपेट बिछाकर जो है बुलाते हैं वहां के प्रधानमंत्री को? काहे ये बिरयानी खाने जाते हैं? तो बहुत सारे आते हैं वहां। आप एक हमास की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो 10 हमास हैं। इनकी कौन सी रिश्तेदारी है कि लेकिन मेरा जो अभी विषय है, मेरा अभी विषय इजराइल और हमास ही है। से मैं भाग नहीं रहा हूँ, विषय पे ही हूँ। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि किसी देश का एक संगठन का मतलब देश नहीं होता है। वो एक संगठन है, उसकी सभी ने निंदा किया। मैं रिलेशन ढूंढ रहा था, जो 5 हुआ मैं पढ़कर सुना देता अमित को, इसलिए कि लोग पढ़कर लिखते नहीं है कि निंदा की। अरे भाई, जब दोनों पक्षों की तरफ से हम ये कह रहे हैं कि हम कंडम कर रहे हैं हिंसा का, तो उसमें हमास और पमास कहां से आ गया? और अगर फिर मैं कह रहा हूं कि अगर तालिबान को आप धन दीजिएगा, गेहूं दीजिएगा, जाकर बिरयानी आप खाइएगा, आप समझौता एक्सप्रेस चलाइएगा, रिश्तेदारी हमारी है, ये कैसे संभव है? हम तो 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान एक बार नहीं गए। आपकी कैसी रिश्तेदारी थी कि बनते ही तुरंत भागते हो? चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आप हो। और चाइना से मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद 12 बार चाइना की यात्रा किए थे। क्या था चाइना में? और इनके जो आज अरुण सिंह जो संगठन मंत्री हैं, उनके जो है नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था, नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था। और इन्होंने एक समझौता किया है कि हमारे वर्करों को जैसे वहां का उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस सिस्टम में हम ट्रेनिंग देंगे। वहां के लोगों ने आकर इनके नेताओं को ट्रेनिंग दी है, ये ज्ञान हमको देंगे। भाई पहले पढ़ो तो
ये सब गूगल पर है, जाकर मिल जाएगा। ठीक है, अभी इतनी मुश्किल आने से काम ठीक नहीं है, मैं चलेगा। आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। वीएस निगम साहब, अभी इस बात को आपने भी माना था, लेकिन अब संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि हमास अलग है और फिलिस्तीन अलग है, और कोई समर्थन फिलिस्तीन हमास का नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो नहीं मानी जा सकती, किसी कीमत पे नहीं मान सकते। हमास और फलस्तीन दो अलग नहीं हो सकते। एक सवाल है, ये पॉइंट रख दो, एक लास्ट पॉइंट, रिक्वेस्ट है सर, एक लास्ट पॉइंट। निगम जी, अपने इसी भारत देश में बहुत सारे आतंकी संगठन, बहुत सारे उग्रवादी संगठन पॉलिटिकल सिस्टम में आकर आज उनके किसी के प्रधानमंत्री बन गए हैं, किसी के जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो क्या आज भी हम उनको जो है आतंकवादी कहते फिरेंगे क्या? देश का पहला आतंकवादी गोडसे, किससे संबंध बताने की जरूरत नहीं है, इसका जो है आइडियोलॉजिकल फादर है वो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आज जो है वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आए ना, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर कहीं पर वो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश के मालिक हो गए, कुछ जगह पर उनको सफलता मिली। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संगठन है जो कि चुनाव लड़ते हैं, जो उनको आप माओवादी मानते हो, जो है वो इनडायरेक्ट वे में एक लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, पीएफआई पर बैन लगाया ना सर, पीएफआई पर इसी सरकार ने बैन लगाया। केरला में अभी लोकल चुनाव में पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है उसके साथ यही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके जो है वहां पर लोकल के चुनाव में, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसमें आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कह दीजिए पीएफआई का राजनीतिक संगठन से क्यों आपने किया है जो है राजनीतिक समझौता? तो अब आपकी बात पूरी होगी ना। अब को अलग समझिए। हाँ संदीप जी, अब ये साहब आप क्लियर करिए उनकी बात। संदीप जी, मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आपने मुझे छेड़ दिया तो मैं आपकी बता रहा हूँ, आपका इशारा मैं समझ चुका हूँ। आप जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है, समझे? और इसके द्वारा जो लोग ट्रेंड हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, आज सरकार में भी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ये आतंकवादी संगठन है। मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, हम राजनीति से कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये नहीं माना जा सकता कि हमारा ये आतंकवादी संगठन नहीं है। और अगर आप फिर भी मानते हैं तो आप, जैसे राणा जी ने कहा है, आप देशद्रोह का मुकदमा चला के देखो, आपको पता पड़ जाएगा। मैं राजनीतिक भाषण नहीं करता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब कोई, अब कमाल संघ का इतिहास तो पढ़ के देखो, मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, कतई भी नहीं हूं, ना कांग्रेसी, लेकिन कम से कम किसी संगठन के इतिहास तो पढ़ना चाहिए जी। जब इस देश में, मैं बता, जब इस देश में आवश्यकता थी, तब अगर देश को, कश्मीर को किसी ने बचाया था तो वो संघ था, कोई कांग्रेसी नहीं गया था। कैसे? कोई और संगठन नहीं गया था। आ रहे हैं कैसे बचाया था? यही से मानसिकता है, ये कहते हैं कि हम हैं भी नहीं और दलाली पूरी करेंगे। ऐसे ही लोग इस देश में हैं। समय राणा साहब, ऐसे शब्दों का देखिए, आपको ध्यान नहीं है जो चयन संदीप जी कर रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों का तो चयन ठीक कीजिए। पाकिस्तानियों ने गड्ढे कर दिए थे, अनपढ़ और संघ के लोगों ने पर्स में जाकर के इतनी बड़ी मुसीबत से वो ऐसे शब्दों उनको का प्रयोग ठीक किया था। सड़क पे चलते हैं ना, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस शब्दों का प्रयोग संदीप जी यहाँ पर एक सम्मानित पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे, ये आरएसएस जो है सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, ये उनके लिए खड़े हो जाएंगे, बचाओगे, उनके लिए खड़े हो जाएंगे। मजाल है, किसी पर सवाल आप पूछ लीजिए। आरएसएस से सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि जहां पर सेना नहीं जा पा रही थी वहां पर आरएसएस ने जाकर बचा दिया? गजब की बौद्धिकता लाते कहां से आप? एग्जाम्पल आपके सामने है संदीप जी, आप उसको देखना चाहें ना कश्मीरी पंडित का गाना गाया, कश्मीरी पंडितों के लिए भाजपा ने क्या किया बताओ? एक घर बता सकते हो? 3200 रुपए कांग्रेस पेंशन देती थी, 3200 को 3300 नहीं कर पाए। ठीक है संदीप जी, ठीक है। बस गाना हाँ, संदीप जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं। हम राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन पूरी राजनीति करेंगे। हाँ, आप ही का सवाल संदीप जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं। अमित जी, अब उन्होंने आरोप यहां तक लगा दिया कि आरएसएस भी एक आतंकवादी संगठन है और उसके लोग सत्ता में है। देखिए संदीप, राणा साहब, अगर आप डिबेट में बैठे हैं तो सबका सम्मान होना चाहिए। जिस हिसाब से ये
निगम साहब के लिए अपशब्द कह रहे हैं। मेरे ख्याल से निगम साहब का जितना एक्सपीरियंस होगा हमारे सीनियर है, उतना तो इनकी राजनीति भी नहीं चलती चलती होगी जितना उनका एक्सपीरियंस है। तो सबका सम्मान होना चाहिए। अगर मीडिया इनसे कोई सवाल कर देगा तो उनको बिकाऊ कह देंगे। तो जो इनसे कठिन सवाल कहते या जो इनके तथ्यों पे इनके सर ना हिलाए उनको ये दलाल कह देते हैं। ये कहानी आपको सुना। संदीप जी चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, आपकी बात हो गई, मेरी बात पूरी होने दीजिए। संदीप जी आपके पास मैं लौटूंगा, संदीप जी आपके पास मैं लौटूंगा। सर जवाब लीजिए हमारे पास। हाँ तो आप ही जवाब ले रहा हूं ना मैं, उसी जवाब लीजिए जी। बात रखिए अमित जी। राणा साहब, तो देखिए जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, इन्होंने संकेतात्मक रूप से ये कहा, तो इन्हीं के पार्टी के मुखिया पप्पू को सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी। आरएसएस के मामले पे, सावरकर जी के मामले पे, आतंकवाद के मामले पे, हिंदू आतंकवादी तमाम मुद्दों पर संदीप जी मैं दोनों को इस बात पर टोक रहा हूं। अमित जी, अडानी का नौकर है मोदी। अमित जी और संदीप जी, 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 मैं दोनों से फिर से यही निवेदन कर रहा हूं कि भाषा का संयम रखा जाए और शब्दों का सही चयन। अमित जी अपनी बात रखिए पूरी जी। तो इनके मुखिया ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगी थी हर एक मुद्दे पे। आरएसएस के मुद्दे पर उन्होंने आतंकवादी संगठन कहा, कोर्ट में माफी मांगा। सावरकर के मुद्दे पर कोर्ट में माफी मांगा। राफेल के मुद्दे पर कोर्ट में माफी मांगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे मैं गिना सकता हूं, उन सभी मुद्दों पे कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट ने माफी मंगवाई है। ठीक है। दूसरी बात, अब ये इन्होंने बात की तालिबान में हमने राशन भेजा। जब तालिबान में अस्थिरता फैली थी उस क्षेत्र में, तो वहां की जनता के लिए हमने मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, राशन पानी, समझौता एक्सप्रेस भी चलाया ताकि वहां के लोग अगर कुछ यहाँ पे शरणागत लेना चाहें तो वो भी ले सकें। तो ये होता है मानवीय। लोगों को बैठाला करिए। अब ये समझौता एक्सप्रेस अफगानिस्तान में चला दिए, ये राशन कब दिया? अरे 2023 में राशन दिया गया महाराज। पढ़े लिखे यही कहते हैं चौथी पास राजा, ऐसे थोड़ी नहीं कह देते हैं। संदीप जी मैं आपके पास लौटूंगा ना। संदीप जी आपके पास लौटूंगा मैं। नहीं तो आपके पास लौटूंगा ना मैं आप अपना काउंटर तैयार रखिए। आप नहीं, आप बताइए अफगानिस्तान में समझौता एक्सप्रेस चली थी। मैं कह तो रहा हूं ना, मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपना काउंटर तैयार रखिएगा। फैली थी, हाइपोथेटिकल कहानी सुनाएंगे। अमित जी अपनी बात पूरी। संदीप जी लौटूंगा आपके पास। संदीप जी लौटूंगा मैं आपके पास। संदीप जी लौटूंगा आपके पास। अमित जी जी। राणा साहब, तो मैं यही कह रहा था कि अभी कोरोना काल में भी बहुत जगह हमने वैक्सीन भेजा। क्यों भेजा? उस जगह के मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए भेजा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंसान की जीवन का मूल्य एक बहुत सब सारी चीजों से महत्वपूर्ण होता है। जिंदा रहेगी, बम धमाका कराना रहेगा तो भी करने के लिए आतंकवादी तो चाहिए। ठीक है संदीप जी मैं आप ही पर आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि शब्दों का आप संयम रखेंगे और सही चयन आप करेंगे। अब मेरा सवाल यही है कि आपने फिलिस्तीन और हमास को भी अलग अलग कर दिया है। आपने तमाम आरोप बीजेपी पर भी, सरकार पर भी, सब पर भी लगा दिए हैं। अब मेरा सवाल आपसे इतना है कि जो युद्ध हो रहा है और जो दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है, तो इसका नुकसान तो भारत तक भी आएगा। सर दो चीजें मैंने लास्ट के लिए बचा कर रखी थी। ये बातें मैं पहले डिस्क्लोज कर देता तो अभी बात के सारे मतलब बदल जाते, इनकी बौद्धिकता का स्तर नहीं पता चलता। आप बड़े पढ़े लिखे बौद्धिक है ना। अरे पप्पू के पार्टी के पप्पू अमित जी मैं उनसे निवेदन कर चुका हूं, मैं आपसे भी कर चुका हूं। समझौता एक्सप्रेस पे अफगानिस्तान पहुंचा तो फिर हम बोले से पढ़े हुए पार्टी के नेता के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए। अमित जी मैंने उनको भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूं मैं। एक एक करके ही बात करेंगे तभी कुछ समझा जा सकता है जी। बात रखिए संदीप जी। सर बौद्धिक स्तर ही नहीं है इनका बात रखने का, ये क्या बात रखेंगे? बौद्धिक स्तर भी तो होना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान भी तो होना चाहिए। अमित जी बात करने का तरीका भी होना चाहिए। अमित जी ये बात क्या रखेंगे? ठीक है अमित जी संदीप जी, फिलिस्तीन के मानवीय हित इनके सामने भारी पड़ जाता है। अमित जी आप ये बात 5 बार कह चुके हैं। कन्हैया लाल के सामने अमित जी तो जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं सवाल वही ले रहा हूं ना आपका वाला।
कैसे फिलिस्तीन के नागरिकों का हित हमारे देश के नागरिकों के हित से पहले कैसे आ सकता है? मैं सवाल वही कर रहा हूं ना, मेरा सवाल वही है उनसे। संदीप जी। जी धन्यवाद। 2018 में हमारे मोदी जी जाते हैं सर फिलिस्तीन। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, कोई नहीं गया। 2018 में मोदी जी फिलिस्तीन जाते हैं, उसी आतंकवादी देश में। अब समझिए, निगम साहब, आतंकवादी देश कहा? आतंकवादी वाले देश में जाते हैं। आतंकवादी देश का वहां का आतंकवादियों से आतंकवादी तो हम हमास को कह रहे हैं। अब सर देखिए, अमित जी एक एक करके बात कर लेते हैं। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा। हमास है ना आतंकवादी, फिलिस्तीन कैसे है? आप तो पढ़े लिखे हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं। आतंकवादी संगठन तो हमास है ना, फिलिस्तीन कैसे है? अमित जी पूरी बात होने दीजिए एक बार। संदीप जी बात रखिए, समय भी कम है मेरे पास अब। जी धन्यवाद। 2018 में मोदी जी जाते हैं उसी आतंकवादी देश में जिसकी अभी बात हम लोग कर रहे थे कि आतंकवादी देश है। और उसके बाद संदीप जी आप मान रहे हैं क्या वो अपने पप्पा के बचाव में लोग ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि नहीं आप मान रहे हैं कि फिलिस्तीन आतंकवादी देश है? अमित जी मैं वो काउंटर सवाल कर लूंगा। अमित जी फिलिस्तीन का पुरस्कार लेके क्यों आते हो? फिलिस्तीन को आतंकवादी देश कहते हैं। बाप मानकर इस तरीके की बात कर रहे हो। मुझे बाध्य मत कीजिए कि मैं माइक डाउन कराऊं। कि बप्पा क्यों गए 2018 में सम्मान लेने? संदीप जी बात पूरी कीजिए, समय कम है, जल्दी बात पूरी कीजिए। जी सर, 2018 में मोदी जी जाते हैं फिलिस्तीन और वहां पर जिस प्रकार से अभी कहा जा रहा है कि आतंकवादी देश है वो, तो वहां का पुरस्कार लेने की जरूरत क्यों थी? सर्वश्रेष्ठ सम्मान लेकर आते हैं मोदी जी। ग्रैंड कालन लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं? आपने उस सम्मान को क्यों स्वीकार किया? वहां पे प्रधानमंत्री अगर वो आतंकवादी देश था तो आपने सम्मान क्यों स्वीकार किया? और सम्मान आप स्वीकार किया तो आप दोनों को आप कैसे इकट्ठा कर दे रहे हैं? तो बात आप समझिएगा। और एक बात और सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े होइए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपकी नीति अगर लगता है कि इजराइल के जो है खड़े होने से देश का भला हो जाएगा, तो कांग्रेस और नेहरू जी ने एक नीति लाई थी गुटनिरपेक्ष। 120 देश हैं सर, नेहरू जी ने बनाया था। 120 देशों का संगठन है। 120 देशों के संगठन को आप क्या नहीं कर पा रहे हो। और इजराइल का नाम क्या है? उस संगठन का नाम तो बता दीजिए। अमेरिका की चाटुकारिता करने के लिए परेशान हो। देश के संगठन का नाम तो बताइए। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, उसको जहां फायदा होगा संगठन का नाम तो बता दीजिए। ठीक है। चाइना के साथ था, आज वो आपके साथ कभी साथ नहीं दे सकता है। ठीक है संदीप जी। बीएस साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने रूस यूक्रेन का युद्ध अभी चल ही रहा है, अब अगर हमास और इजराइल के बीच का युद्ध है, तो क्या ऐसे में वर्ल्ड वॉर के छिड़ने का भी खतरा नजर आता है? देखिए, अब वर्ल्ड वार तो खैर संभव नहीं होता है, क्योंकि वार शब्द तो बहुत ही बड़ा व्यापकता में देखा जाता है वार को। ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको हम परिभाषा करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न किया था कि इसका प्रभाव, देखिए यूक्रेन रशियन युद्ध ने दुनिया की सप्लाई चेन को तोड़ दिया और पूरे यूरोप में महंगाई बढ़ा और अब ये मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया युद्ध, तो इसका तेल पर फर्क पड़ेगा। ऑलरेडी तेल के ऊपर जो कच्चा क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस ऊपर जाने शुरू हो गए हैं और भारत चूंकि ज्यादातर इन्हीं देशों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें ये डर है कि हमारे यहाँ पर प्राइस राइज हो जाएगा क्रूड ऑयल के होने के नाते। डीजल और पेट्रोल के गैस के दाम हमारे यहाँ, तो प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ने वाला है। युद्ध कभी भी अच्छी चीज के लिए नहीं आता। युद्ध की विभीषिका कभी भी अच्छी नहीं होती, ये हमेशा नुकसानदायक है। और जो पोस्ट वार होता है इम्पैक्ट, वो इतना भयंकर होता है कि उसका असेसमेंट शुरू में नहीं लगा जा सकता। हमने बांग्लादेश टैक्स को, राणा जी मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश टैक्स को 22 साल तक झेला था। सिनेमा हॉल के टिकट तक भी बांग्लादेश टैक्स लगता था। बांग्लादेश की आजादी के 22 साल बाद तक वो हमने झेला है, हमने टैक्स दिया है उसका। इसलिए जब युद्ध होता है तो वो कोई तत्काल खत्म तो हो जाता है बॉर्डर पर, लेकिन आर्थिक रूप से इसकी लड़ाई हम वर्षों तक लड़ते रहते।
बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या इस युद्ध का असर बड़ा होगा और महंगाई क्या इससे बढ़ेगी और इससे क्या और भी नुकसान हो सकते हैं, और ये सिर्फ भारत पर ही नहीं दुनिया पर भी तमाम असर डाल सकता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।